नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। आज हम बात करने वाले हैं जंतुओं में यानी मनुष्य में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। तो चलिए देखिए, मानव में लैंगिक जनन हेडिंग बनती है मानव में लैंगिक जनन यानी मनुष्य में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा सा भूमिका में आपको समझना होगा कि होता क्या चीज़ है। तो एक लाइन बनती है आपकी कि मनुष्य क्या ऐसा होता है, एक लिंगी होता है यानी नर अलग होती है मादा अलग होती है ना। तो एक लिंगी प्राणी होता है जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, जिसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा, जर्म सेल, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अब देखिए, नर युग्मक को यहाँ क्या कहा जाता है, शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यह क्रिया निषेचन कहलाती है। तो देखिए, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज के बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि नर जनन तंत्र। जैसे मनुष्य के जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। तो इसको देख लिया जाए नर जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। फिगर के माध्यम से इसको समझना होगा आपको कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आर्गन भी कह सकते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा फिगर कैसे बनता है। फिगर सबसे पहले इधर से आप ऐसे बनाइएगा, फिर ऐसे इधर से घुमाने के बाद ऐसे लाइएगा। तो देखिए सबसे पहले जो थैली की तरह संरचना है वो क्या है, वृषण कोश, जिसमें क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। अब वृषण से देखिए एक पतली नली निकली होती है जिसकी नाम क्या होती है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी देखिए इसको ना बनाइएगा, यह नली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। यह ऐसे मूत्र नलिका से ऐसे घूम कर आती है, जहाँ कहाँ खुलती है, शुक्राशय में। शुक्राशय आगे की ओर बढ़ती है और मूत्राशय से भी जो नली निकलती है उसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि आगे बढ़ती है, फिर वहाँ से एक ग्रंथि और जुड़ी होती है जिसका नाम होता है काउपर्स ग्रंथि। अब यहाँ जो ये नली होती है कामन नली, इसको कहा जाता है स्खलन नलिका। यहाँ पर एकदम बीच में एक नली होती है, स्खलन नलिका। उसके बाद स्खलन नलिका आगे की ओर बढ़ती है तो मूत्र मार्ग बनाती है। मूत्र मार्ग बाहर से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है। शिश्न अगर बाहर का हिस्सा देखेंगे तो यह हल्का सा फूला हुआ उभरा हुआ भाग होता है जिसे कहा जाता है शिश्न पिंड, शिश्न मुंडक भी कहा जाता है। अब देखें नर जनन तंत्र को कैसे पढ़ना होता है। तो एक होती है सहायक अंग, एक होती है सहायक ग्रंथियाँ। अब सहायक अंग किसे कहा जाता है, ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं उसे सहायक अंग। तो इसको सिस्टम से पढ़ना होगा। जैसे पहले उसमें हेडिंग क्या बनेगी, वृषण। वृषण के बाद क्या बनती है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के बाद क्या बनेगी, देखिए बता देते हैं। पहला हेडिंग यह बनता है वृषण, दूसरा बनेगा शुक्रवाहिनी, तीसरा बनेगा शुक्राशय, चौथा बनेगा स्खलन नलिका भी बीच में आएगा एक चौथा। उसके बाद आएगा मूत्र मार्ग, फिर आएगा शिश्न। फिर सहायक ग्रंथियों में दो हेडिंग आपकी आएगी, काउपर्स ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं कि कैसे होगा। देखिए यही चार्ट रहेगा, इसी के माध्यम से आपको समझना होगा। देखिए सहायक अंग, सहायक ग्रंथि। तो देखिए सहायक अंग नर जनन तंत्र में सहायक अंग किसे कहा जाता है, तो कहा जाएगा ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं उसे सहायक अंग कहा जाता है। अब इस सहायक अंग निम्नलिखित होते हैं, एक है वृषण, अब फिर शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, स्खलन नलिका, मूत्र मार्ग, शिश्न। अब देखिए फिगर अगर सामने रहेगा तो आप आराम से लिख भी लेंगे और क्या कहते हैं फिगर को देखते हुए समझ में भी आ जाएगा। तो कोशिश रहेगी यही, हमने इसके लिए PDF तैयार किया लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, एक के बाद एक हेडिंग रहेगी। तो देखिए वृषण क्या होता है, तो मनुष्य में वृषण उदर गुहा के ठीक नीचे पाई जाती है जो कि एक जोड़ी होती है। अब यह जिस थैले में पाई जाती है उसे कहा जाता है वृषण कोश, ठीक है। अब वृषण कोश से एक जोड़ी पतली नली निकलती है जिसे क्या कहा जाता है, शुक्रवाहिनी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर। इसको ध्यान दीजिएगा कि जिसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगली हेडिंग बनती है शुक्राशय। तो शुक्रवाहिनी
आगे की ओर एक थैली में खुलती है जिसे क्या कहा जाता है, शुक्राशय कहा जाता है, जहाँ शुक्राणु संचित रहते हैं। और वृषण वाले में पॉइंट लिख लीजिएगा कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब आगे चलेंगे तो शुक्राशय आगे की ओर नली में खुलता है जिसे क्या कहा जाता है, अस्खलन नलिका कहा जाता है। अब और आगे मूत्र मार्ग किसे कहा जाए, यूरिथ्रा। देखिए मूत्र मार्ग अस्खलन नलिका आगे की तरफ बढ़ता है तो एक पतली नली के रूप में बाहर खुलता है जिसे क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। अब मूत्र मार्ग चारों ओर से मांसल स्पंजी अंग से घिरा होता है या फिर मांसल कोशिकाओं से घिरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है, जो कि जनन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। उसके बाद सहायक ग्रंथि किसे कहा जाएगा, ऐसी ग्रंथि जो जनन की क्रिया में सहायता प्रदान करती हैं उसे सहायक ग्रंथि कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, यह ग्रंथियां शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। ठीक है, इतना रहेगा। इसके बाद आपको एक एक हेडिंग लिखना होगा। अगर नहीं समझ में आता तो हमने पूरा PDF तैयार कर दिया है इस फाइल को, और जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं हमारे, हमने उनके व्हाट्सएप पर पूरा PDF सेंड कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट कीजिएगा, आप पर PDF भेज दिया जाएगा। तो चलिए आगे जानना होगा। इसके इतना पूरा लिखने के बाद आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि अब आगे देख लेते हैं कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, गौड़ लैंगिक लक्षण, उस हेडिंग के बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिएगा। उसको नहीं लिख पाते तो PDF हमने तैयार किया, सेंड कर देंगे। अब देखिए नर में द्वितीयक यानी गौड़ लैंगिक लक्षण यौनावस्था का प्रारंभ होता है। तो देखिए पहला पॉइंट बनता है यौनावस्था जो नर में होता है 14 से 18 वर्ष के बीच में प्रारंभ होता है। अब कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, तो इसमें पॉइंट दूसरा बनता है दाढ़ी मूछा का आना, कंधा चौड़ा हो जाना, आवाज़ का भारी होना, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण यानी स्पर्म बनना शुरू हो जाता है वृषण में। उसके बाद शरीर पर बाल का आना, इतना है नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। कितने वर्ष पर यह आता है, 14 से 18 वर्ष पर। उसके बाद आपको आगे देखना होगा कि शुक्राणु की संरचना, कभी कभार पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, यानी शुक्राणु की नामांकित संरचना बनाइए। तो देखिए संरचना देख लेते हैं कि कैसी होती है शुक्राणु। तो देखिए यही होती है शुक्राणु की संरचना। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए शुक्राणु की संरचना में सबसे पहले शीर्ष होता है, उसके बाद गर्दन होती है, फिर पूंछ होता है। अब शीर्ष वाले भाग में एक्रोसोम पाया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो अंडाणु कोशिका के परतों को भेदने का काम करती हैं। उसके बाद इसके अंदर केंद्रक होता है, यह केंद्रक हेप्लॉइड होता है यानी यन होती है। उसके बाद इसके अंदर नेक वाले रीजन्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो धागे के समान होती है। उसके बाद यह क्या होती है, पूंछ होती है फ्लैजेला, जो कि गमन करने का काम करती है। अब इसमें एक पॉइंट आप नोट जरूर लिखिएगा कि नर में टेस्टोस्टेरॉन नामक लिंग हार्मोन्स निकलता है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब देखिए यह हार्मोन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर यह हार्मोन्स नहीं निकलता टाइम से तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं आएगा और शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। बस इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर नाम सेंड कर दीजिएगा। आपके व्हाट्सएप पर PDF फाइल सेंड कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।